हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूपम क्रिएशंस में। नंदिनी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। छोटे से शहर की उस लड़की की आंखों में बहुत बड़े सपने नहीं थे। बस वह चाहती थी कि जिस घर में उसकी शादी हो वहाँ उसे बेटी जैसा प्यार मिले। उसके पिता हरि नारायण एक साधारण कपड़ों की दुकान चलाते थे और माँ शारदा देवी घर संभालती थी। नंदिनी बचपन से ही अपने माता पिता की हालत समझती थी, इसलिए उसने कभी किसी महंगी चीज़ की जिद नहीं की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उसके लिए रिश्ते आने लगे तो शारदा हर बार अपनी बेटी से पूछती, तुझे कैसा लड़का चाहिए? नंदिनी मुस्कुराकर कहती, माँ बस ऐसा इंसान हो जो मेरी इज्जत करे और आपको अपना समझे। एक दिन हरि नारायण के पुराने परिचित ने एक रिश्ता बताया। लड़के का नाम था यशवर्धन। वह शहर में एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। उसके पिता देवेंद्र नाथ का शहर में सम्मान था और माँ कुसुमलता घर की मुखिया मानी जाती थी। रिश्ता सुनकर हरिनारायण खुश हुए। उन्होंने लड़के के परिवार को घर बुलाया। उस दिन नंदिनी ने हल्के रंग की साड़ी पहनी थी और सिर पर पल्लू रखा था। जब कुसुमलता ने उससे घर गृहस्थी के बारे में सवाल किए तो नंदिनी ने शांत स्वर में जवाब दिया। यशवर्धन भी चुपचाप उसे देखता रहा। मुलाकात के बाद दोनों परिवारों को रिश्ता पसंद आ गया। हरिनारायण की आंखों में बेटी की शादी का सपना चमक उठा। लेकिन जाते जाते देवेंद्र नाथ ने हंसते हुए कहा, हमें दहेज जैसी कोई खास उम्मीद नहीं है, बस अपनी बेटी को खुशी से विदा कर दीजिए। हरिनारायण ने सामान्य बात समझकर सिर हिला दिया। उन्हें क्या पता था कि खुशी से विदा करने की यह बात आगे चलकर उनके लिए सबसे भारी साबित होने वाली थी। कुछ दिनों बाद शादी तय हो गई। नंदिनी और यशवर्धन की फ़ोन पर बात होने लगी। यशवर्धन उससे बहुत प्यार से बात करता था। वह कहता, नंदिनी तुम्हें मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। नंदिनी उसके शब्दों पर विश्वास करने लगी। शादी की तैयारी शुरू हुई। हरि नारायण ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी निकालनी शुरू कर दी। दुकान की कमाई से जितना हो सकता था उन्होंने किया। शारदा ने अपनी शादी के समय मिले पुराने गहने तक निकाल कर रख दिए। नंदिनी को जब पता चला तो उसने कहा, पापा इतना सब मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हरिनारायण मुस्कुराकर बोले, बेटी पिता की खुशी में बेटी की शादी भी शामिल होती है। जो मेरी है वह सब तेरा है। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले देवेंद्र नाथ ने फ़ोन किया। उनकी आवाज़ में पहले जैसी नरमी नहीं थी। उन्होंने कहा, हरिनारायण जी, आजकल लड़के वालों की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हमारे रिश्तेदारों के सामने अगर शादी थोड़ी अच्छी तरह से हो जाए तो अच्छा रहेगा। हरिनारायण ने पूछा, आप बताइए क्या कमी रह गई? देवेंद्र नाथ ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, बस एक कार की व्यवस्था हो जाती तो यशवर्धन के लिए अच्छा रहता। आखिर नौकरी भी ऐसी है कि आने जाने में सुविधा होगी। हरिनारायण के हाथ से फ़ोन लगभग छूट गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, भाई साहब, कार तो हमारे बस की बात नहीं है। हमने अपनी हैसियत से ज़्यादा तैयारी की है। देवेंद्र नाथ बोले, अरे हम मांग थोड़ी रहे हैं, बस आपकी बेटी की सुविधा के लिए कह रहे हैं। यह कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। हरिनारायण देर तक चुप बैठे रहे। शारदा ने पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। शारदा की आंखों में चिंता उतर आई। उन्होंने कहा, हम इतना बड़ा खर्च कैसे करेंगे? हरिनारायण बोले, बेटी की शादी टूट गई तो लोग क्या कहेंगे? नंदिनी दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। वह अंदर आई और पिता का हाथ पकड़कर बोली, पापा मेरी शादी किसी कार से नहीं बड़ी नहीं है। अगर उन्हें कार चाहिए तो रिश्ता उन्हें मुबारक। लेकिन हरिनारायण ने बेटी की बात नहीं मानी। उन्होंने अपनी दुकान का एक हिस्सा बेच दिया और कुछ पैसे उधार लेकर एक पुरानी कार की व्यवस्था कर दी। उन्हें लगा कि इससे बेटी का जीवन बच जाएगा। शादी धूमधाम से हुई। नंदिनी विदा होकर यशवर्धन के घर पहुंची। शुरुआत के 2 दिन सब ठीक रहा। तीसरे दिन कुसुमलता ने उसे रसोई में बुलाकर कहा, बहू तुम्हारे मायके वालों ने सामान तो ठीक दिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। नंदिनी ने पूछा, माँ जी अगर कुछ कमी है तो बताइए, मैं मायके से मंगवा दूंगी। कुसुमलता ने तुरंत कहा, अरे यही तो समस्या है, तुम्हें अपने मायके से पूछना पड़ता है। बहू को अपने घर की ज़रूरतें खुद समझनी चाहिए। नंदिनी को बात अजीब लगी, लेकिन उसने चुप रहना ही ठीक समझा। रात को उसने यशवर्धन से कहा, माँ जी नाराज़ हैं क्या? यशवर्धन ने कहा, तुम चिंता मत करो, माँ थोड़ी सख्त है लेकिन दिल की बुरी नहीं। नंदिनी ने पति की बात पर भरोसा कर लिया। कुछ दिनों बाद कुसुमलता ने फिर कहा, तुम्हारे पापा ने कार तो दे दी है, लेकिन इतनी पुरानी कार कौन चलाता है? रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कट गई। नंदिनी ने पहली बार महसूस किया कि समस्या खत्म नहीं हुई है।
उसने यशवर्धन से बात की। यशवर्धन ने कहा, नंदिनी, माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो, अभी नई नई शादी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने के बजाय और बिगड़ता गया। कभी फ्रिज की बात होती, कभी फर्नीचर की, कभी सोने के गहनों की। नंदिनी हर बार अपनी माँ से कुछ कहने का मन बनाती, लेकिन फिर पिता का चेहरा याद करके चुप हो जाती। उसे मालूम था कि उसके पिता पहले ही कर्ज में डूब चुके हैं। एक दिन नंदिनी ने अलमारी साफ करते हुए एक कागज़ देखा। वह यशवर्धन के हाथ में था। उसने पूछा, यह क्या है? यशवर्धन ने कागज़ छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं। नंदिनी ने दोबारा पूछा तो पता चला कि देवेंद्रनाथ ने नई कार के लिए एक रकम की बात की थी। नंदिनी का चेहरा उतर गया। उसने कहा, क्या फिर से कार चाहिए? यशवर्धन ने झुंझलाकर कहा, तुम हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देती हो? अगर पापा थोड़ा सहयोग कर देंगे तो हमारा भी जीवन आसान हो जाएगा। नंदिनी ने पहली बार पति की आंखों में वह प्यार नहीं देखा जो शादी से पहले दिखाई देता था। उसने कहा, यशवर्धन, मेरे पिता ने पहले ही अपनी हैसियत से ज़्यादा दिया है, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। यशवर्धन बोला, तो तुम अपने गहने दे दो। नंदिनी ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। उसने धीरे से कहा, ये गहने मेरी माँ ने मुझे दिए हैं। यशवर्धन ने कहा, आखिर पति के घर में ही तो रहेंगे। नंदिनी ने गहने देने से मना कर दिया। उस रात पहली बार उनके बीच लंबी खामोशी रही। नंदिनी को समझ आने लगा था कि जिस रिश्ते को उसने प्यार समझा था उसमें शायद लालच ने जगह बना ली थी, लेकिन उसने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे लगता था कि एक दिन यशवर्धन सब समझ जाएगा। उसे क्या पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। शादी को 6 महीने हो चुके थे। नंदिनी अब घर का हर काम संभालती थी। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, खाना तैयार करना, घर की सफाई करना और फिर कुसुमलता की पसंद नापसंद का ध्यान रखना। उसकी दिनचर्या बन चुकी थी, लेकिन उसके काम की कोई तारीफ नहीं होती थी। एक दिन नंदिनी को मायके से फ़ोन आया। शारदा ने पूछा, बेटी तो खुश है ना? नंदिनी कुछ पल चुप रही और फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। फ़ोन रखने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह अपनी माँ से सच नहीं कह सकी। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता अपने ऊपर और बोझ लें। उसी शाम हरिनारायण अचानक बेटी के ससुराल आए। उनके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। नंदिनी उन्हें देखकर खुश हो गई। पिता ने कहा, तेरे लिए कुछ लाया हूँ। डिब्बे में नंदिनी की पसंद की मिठाई थी। नंदिनी ने पिता को गले लगाना चाहा, लेकिन कुसुमलता की मौजूदगी देखकर खुद को रोक लिया। हरिनारायण ने बेटी का चेहरा ध्यान से देखा और पूछा, सब ठीक है ना? नंदिनी मुस्कुराकर बोली, हाँ पापा। तभी कुसुमलता ने बात काटते हुए कहा, भाई साहब, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हरिनारायण ने पूछा, जी। कुसुमलता बोली, यशवर्धन को ऑफिस के लिए नई कार की ज़रूरत है। पुरानी कार अब ठीक नहीं चलती। हमने सोचा कि अगर आप थोड़ा सहयोग कर दें तो बात बन जाएगी। हरिनारायण ने अपनी नज़रें झुका ली। उन्होंने धीमे से कहा, बहन जी, अब मेरे पास कुछ नहीं है। जो था वह शादी में लगा दिया। कुसुमलता ने ताना मारते हुए कहा, हमने भी तो अपनी इज्जत का ख्याल रखा है। बेटी को सुख देना हर पिता का फर्ज होता है। हरिनारायण ने अपनी बेटी की तरफ देखा। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। वह तुरंत बोली, माँ जी, पापा को परेशान मत कीजिए, उन्हें अब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। कुसुमलता गुस्से में अंदर चली गई। हरिनारायण ने बेटी का हाथ पकड़कर पूछा, नंदिनी, सच बता, क्या यहाँ तुझे कोई परेशानी है? नंदिनी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं पापा, सब ठीक है। पिता चले गए, लेकिन जाते जाते उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उस रात उन्होंने शारदा से कहा, हमारी बेटी कुछ छिपा रही है। शारदा बोली, मुझे भी ऐसा ही लगा। अगले दिन हरिनारायण ने यशवर्धन को फ़ोन किया और कहा, बेटा, अगर कोई परेशानी है तो मुझसे कहना, लेकिन मेरी बेटी को दुख मत देना। यशवर्धन ने कहा, पापा आप चिंता न करें। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद घर का माहौल और ख़राब हो गया। कुसुमलता ने नंदिनी पर चोरी का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि उनकी एक सोने की चेन नहीं मिल रही। नंदिनी ने कहा, माँ जी, मैंने नहीं ली, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। देवेंद्रनाथ ने भी कहा, अगर बहू घर की चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं समझती तो उसे समझाना पड़ेगा। नंदिनी ने रोते हुए यशवर्धन से कहा, आप ही बताइए, मैंने क्या किया है? यशवर्धन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन माँ के सामने कुछ नहीं बोला। यही खामोशी नंदिनी के दिल में सबसे गहरा घाव बन गई। कुछ देर बाद चैन कुसुमलता की अपनी अलमारी के दूसरे खाने में मिल गई।
उन्होंने बस इतना कहा, शायद मुझे ही याद नहीं रहा। नंदिनी को किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। उस रात उसने यशवर्धन से कहा, अगर आज मैं दोषी होती तो क्या आप मेरा साथ देते? यशवर्धन चुप रहा। नंदिनी ने कहा, आपकी चुप्पी ने मुझे जवाब दे दिया। यशवर्धन ने धीरे से कहा, मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। नंदिनी ने पूछा, और मेरे खिलाफ जा सकते हैं? यशवर्धन के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन नंदिनी ने पहली बार अपने पिता को फ़ोन करके कहा, पापा मैं कुछ दिन आपके पास आना चाहती हूँ। हरिनारायण ने बिना सवाल किए कहा, बेटी आज ही आ जा। लेकिन नंदिनी जब सामान बांध रही थी तो कुसुमलता ने उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा, अगर तुम इस घर से मायके गई तो फिर वापस मत आना। नंदिनी कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर उसने अपना सामान वापस रख दिया। उसे डर था कि अगर वह चली गई तो लोग उसके पिता को दोष देंगे। वह उसी घर में रही। समय बीतता गया, दहेज की मांगें बढ़ती गईं। अब बात केवल कार की नहीं थी। कुसुमलता चाहती थी कि नंदिनी अपने पिता से एक बड़ा व्यापारिक निवेश करवाए। देवेंद्रनाथ कहते, अगर तुम्हारे पिता थोड़ी रकम दे दें तो हम यशवर्धन के नाम से नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नंदिनी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मेरे पिता कर्ज चुका रहे हैं, उनसे और पैसे मांगना मेरे लिए संभव नहीं है। यह सुनकर यशवर्धन ने पहली बार उसके ऊपर गुस्सा किया। उसने कहा, तुम्हें मेरे परिवार की कोई परवाह नहीं है। नंदिनी बोली, मुझे परवाह है, लेकिन अपने पिता की मजबूरी का गला घोंटकर मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती। यशवर्धन ने कहा, तो फिर तुम्हें इस घर में रहने का अधिकार भी नहीं है। यह सुनकर नंदिनी का दिल टूट गया। उसने पूरी रात रोते हुए बिताई। सुबह उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। शारदा ने कहा, बेटी घर वही होता है जहाँ सम्मान मिले। अगर यहाँ सम्मान नहीं है तो वापस आ जा। लेकिन नंदिनी बोली, माँ मैं आऊँगी तो लोग कहेंगे कि मैं शादी नहीं निभा सकी। शारदा ने कहा, लोगों की बात से ज़्यादा ज़रूरी मेरी बेटी की ज़िंदगी है। उसी दिन नंदिनी ने फैसला किया कि वह अब चुप नहीं रहेगी। उसने यशवर्धन से कहा, मैंने बहुत सहा क्योंकि मैं तुम्हें अपना पति मानती थी, लेकिन अगर तुम मुझे सिर्फ इसलिए स्वीकार करते हो क्योंकि मेरे पिता कुछ दे सकते हैं तो मैं तुम्हारे साथ एक सौदा नहीं कर सकती। यशवर्धन ने कहा, तुम्हें जो करना है करो। नंदिनी ने अपनी शादी की तस्वीरें को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा था कि ये तस्वीरें उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद होंगी, लेकिन अब उन्हें देखकर उसे सिर्फ एक सवाल सुनाई देता था, क्या शादी सच में दो लोगों का रिश्ता है या दो परिवारों के बीच किया गया सौदा? अगले दिन नंदिनी अपने मायके चली गई। हरिनारायण दरवाज़ा खोला तो बेटी को देखकर कुछ नहीं पूछा, बस उसे सीने से लगा लिया। नंदिनी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कुछ नहीं बताया। हरिनारायण उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, माफ़ी तो नहीं मांगेगी बेटी, गलती मेरी थी। मैंने सोचा था कि दहेज देकर तेरी ज़िंदगी सुरक्षित कर दूंगा, लेकिन मैंने यह नहीं समझा कि लालच को जितना दो उसकी भूख उतनी बढ़ती है। नंदिनी ने पिता का हाथ पकड़ लिया। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि मायका केवल वह जगह नहीं जहाँ लड़की शादी से पहले रहती है, बल्कि वह जगह है जहाँ उसका दर्द बिना सवाल किए स्वीकार किया जाता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद यशवर्धन नंदिनी को वापस लेने आया। उसने कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ, घर चलो। नंदिनी ने पूछा, क्या अब दहेज की कोई मांग नहीं होगी? यशवर्धन चुप रहा। नंदिनी ने फिर पूछा, क्या तुम मेरे साथ खड़े होगे? अगर तुम्हारी माँ फिर मुझे ताना देंगी तो? यशवर्धन ने नज़रें झुका ली। नंदिनी समझ गई कि अभी कुछ बदला नहीं है। उसने कहा, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती, मैं बस सम्मान से जीना चाहती हूँ। यशवर्धन वापस चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद नंदिनी के पिता की हालत खराब हो गई। लगातार तनाव और कर्ज के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक रात उन्हें अस्पताल में ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम और तनाव से दूरी की ज़रूरत है। नंदिनी अस्पताल के बाहर बैठकर रो रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी शादी ने उसके पिता से उनकी जमा पूंजी ही नहीं, उनका सुकून भी छीन लिया है। तभी शारदा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तू अपने आप को दोष मत दे। दोष उस सोच का है जो बेटी को विदा करते समय यह सोचती है कि उसके साथ सामान भेजना जरूरी है। नंदिनी ने आंसू पोंछे और उसी रात एक फैसला लिया। वह अपने जीवन को दूसरों की मांगों के हिसाब से नहीं, अपने आत्मसम्मान के हिसाब से जिएगी।
कुछ सप्ताह बाद हरिनारायण अस्पताल से घर लौट आए। उनका शरीर कमज़ोर था, लेकिन बेटी को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान थी। नंदिनी ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली और साथ ही एक छोटे स्कूल में पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। उसे शुरुआत में बहुत डर लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि अगर वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो शायद उसके पिता को फिर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगा। वह सुबह स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती और शाम को घर लौटकर पिता के पास बैठती। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके अंदर वह हिम्मत हमेशा से थी, बस उसने दूसरों की खुशी के लिए उसे दबा रखा था। दूसरी तरफ यशवर्धन के घर में हालात बदलने लगे। उसकी माँ को लगा था कि नंदिनी कुछ दिनों बाद खुद वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवेंद्रनाथ ने भी बेटे से कहा, बहू को वापस लाओ, समाज क्या कहेगा। यशवर्धन ने पहली बार अपने पिता से पूछा, पिताजी, समाज तब क्यों नहीं याद आया जब हम नंदिनी के पिता से बार बार पैसे मांग रहे थे। देवेंद्रनाथ चुप हो गए। शायद पहली बार किसी ने उनके सामने आईना रख दिया था। यशवर्धन कई दिनों तक सोचता रहा। उसे शादी से पहले नंदिनी के साथ की गई अपनी बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि उसने कहा था, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। और अब वही लड़की उसके घर में केवल इसलिए अपमानित हुई क्योंकि उसके पिता और पैसे नहीं दे सकते। एक दिन वह नंदिनी के स्कूल पहुंचा। नंदिनी उसे देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो। यशवर्धन ने कहा, तुमसे बात करने। नंदिनी ने कहा, बोलो। यशवर्धन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। नंदिनी चुप रही। उसने कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, मेरे घर में भी गलत सोच थी। मुझे लगता था कि माँ जो कहती है वही सही है। मुझे लगता था कि पति होने का मतलब परिवार की हर मांग पूरी करवाना है, लेकिन मैंने तुम्हें पत्नी की तरह नहीं, अपने परिवार की ज़रूरत पूरी करने वाले इंसान की तरह देखा। मुझे माफ़ कर दो। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने तुरंत उसे माफ़ नहीं किया। उसने कहा, माफ़ी शब्दों से नहीं, व्यवहार से साबित होती है। यशवर्धन ने सिर हिलाया। उसने कहा, मैं समझता हूँ। वह वापस चला गया। कुछ दिनों बाद देवेंद्रनाथ और कुसुमलता भी हरिनारायण के घर पहुँचे। हरिनारायण ने उन्हें देखकर उठने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी ने उन्हें बैठा दिया। कुसुमलता की आंखों में पहली बार शर्म थी। उन्होंने कहा, बहू, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। नंदिनी चुप रही। कुसुमलता बोली, हमें लगता था कि दहेज मांगना हमारा अधिकार है। हमने यह कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे पिता अपनी बेटी के लिए खुद को कितना तोड़ रहे हैं। हरिनारायण ने धीमी स्वर में कहा, बहन जी, मैंने भी गलती की। मुझे शादी के समय ही अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। मुझे डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आज समझ आया कि समाज के डर से बेटी को दुख देना सबसे बड़ी भूल है। देवेंद्रनाथ ने कहा, हम नंदिनी को वापस लेने आए हैं, लेकिन इस बार किसी शर्त के साथ नहीं। नंदिनी ने उनकी तरफ देखा और पूछा, अगर मैं वापस आऊं तो क्या मुझे अपने तरीके से काम करने की आज़ादी होगी। देवेंद्रनाथ बोले, हाँ। क्या मेरे पिता से अभी कोई सामान या पैसा मांगा जाएगा। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं। और अगर आपकी पत्नी मुझे फिर कभी दहेज के लिए ताना देगी। इस बार कुसुमलता ने खुद कहा, नहीं देगी, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि बहू घर में सामान लेकर नहीं, अपना जीवन लेकर आती है। नंदिनी ने फिर भी कहा, मैं तुरंत वापस नहीं जाऊंगी, मुझे थोड़ा समय चाहिए। यशवर्धन ने कहा, तुम जितना समय चाहो ले सकती हो। महीनों बाद नंदिनी ने अपने मन से फैसला लिया। वह ससुराल वापस गई, लेकिन इस बार एक डरी हुई लड़की बनकर नहीं, समझने वाली महिला बनकर। उसने अपनी नौकरी जारी रखी। यशवर्धन ने उसका साथ दिया। कुसुमलता ने भी धीरे धीरे अपनी सोच बदली। एक दिन मोहल्ले की एक लड़की की शादी तय हुई। लड़के वालों ने दहेज में कार की मांग रखी। लड़की के पिता परेशान होकर कुसुमलता के पास आए और बोले, बहन जी, हम क्या करें, रिश्ता टूट जाएगा। कुसुमलता ने कुछ पल के लिए नंदिनी की तरफ देखा और फिर कहा, अगर कार देने से बेटी का घर बसता है तो वह घर नहीं, सौदा है। रिश्ता टूटने दीजिए, बेटी मत तोड़िए। नंदिनी की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे समय ने पूरा चक्र पूरा कर लिया हो। जिस घर में कभी दहेज की मांग ने उसकी ज़िंदगी को तोड़ दिया था, उसी घर से अब दहेज के खिलाफ आवाज़ उठ रही थी। कुछ समय बाद नंदिनी ने अपने स्कूल में गरीब परिवारों की बेटियों के लिए मुफ्त पढ़ाई की शुरुआत की। उसका मानना था कि बेटी को दहेज नहीं, शिक्षा और आत्मनिर्भरता देनी चाहिए।
हरिनारायण जब कभी स्कूल में अपनी बेटी को बच्चों को पढ़ाते देखते तो उनकी आंखों में गर्व भर जाता। एक दिन उन्होंने नंदिनी से कहा, बेटी, मैंने तेरी शादी के समय तुझे बहुत कुछ देने की कोशिश की थी, लेकिन आज समझ आया कि मैं तुझे सबसे बड़ी चीज़ दे ही नहीं पाया था। नंदिनी ने पूछा, क्या? हरिनारायण मुस्कुराए और बोले, अपने फैसले खुद लेने का हक। नंदिनी ने पिता के कंधों पर सिर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, पापा, आपने मुझे सब कुछ दिया है, बस उस समय हम दोनों को यह समझ नहीं था कि बेटी की कीमत उसके साथ भेजे गए सामान से नहीं, उसके संस्कार और उसके सपनों से होती है। हरिनारायण ने कहा, अब समझ गया हूँ। उस दिन नंदिनी ने अपनी शादी की पुरानी तस्वीर निकाली। उसने तस्वीर को देखा और फिर उसे अलमारी पर रख दिया। वह तस्वीर उसके लिए अब दुख की निशानी नहीं थी, बल्कि उस सफ़र की याद थी जिसने उसे कमज़ोर लड़की से आत्मनिर्भर इंसान बना दिया। कहानी के अंत में नंदिनी स्कूल की बच्चियों के सामने खड़ी होकर कहती, बेटियों को विदा करते समय उनके साथ गहने, फर्नीचर, कार और पैसे मत भेजिए। उन्हें इतना मजबूत बनाइए कि अगर कभी कोई उनकी कीमत सामान से लगाने की कोशिश करे तो वे सिर झुकाने के बजाय अपना सम्मान चुन सके। उसके शब्द सुनकर वहाँ बैठी एक छोटी बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है, माँ, मेरी शादी में मुझे भी पढ़ाई वाला कमरा देना, दहेज मत देना। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बेटी को गले लगा लेती है। नंदिनी दूर खड़ी यह दृश्य देखती है और मन ही मन कहती है, शायद मेरी कहानी का असली अंत यही है कि मेरी बेटी जैसी किसी दूसरी लड़की को अपनी कहानी में दहेज की कीमत न चुकानी पड़े। इस कहानी की सीख यही है कि बेटी को दहेज देकर सुरक्षित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे शिक्षा, आत्मसम्मान और अपने पैरों पर खड़ा होने का साहस देकर जरूर मजबूत बनाया जा सकता है। शादी दो परिवारों और दो इंसानों का रिश्ता है, कोई खरीद फरोख्त नहीं। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिए।